हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं एक उसी थर्मोडायनेमिक्स को आगे लेते हुए, है ना। आज से हम लोग फिर से क्या पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स। हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जहाँ पर हम लोग एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। और हमने ये पढ़ा था कि इस दुनिया में जिसके बारे में भी पढ़ाई किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम। और सिस्टम को छोड़कर पूरे यूनिवर्स का जो भी पार्ट बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर 2 में। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं कि आखिर भाई थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रोसेस होता है वो किस तरह का प्रोसेस होता है, और हम लोग उसके लिए ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहले तो हम लोग बात करें कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं। सिंपल बात करें कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज होता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। या सिंपल वर्ड में कहें कि जिस प्रोसेस को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करें उन सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कंसिडर करने वाले, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसमें जो आपका जो सबसे पहला आता है जिसको हम लोग टेक करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। हम लोग क्या इसके बारे में बात करने वाले हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो भाई देखो, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और थर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। यानी नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के होने के ड्यूरिंग आपका टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के होने के ड्यूरिंग आपका टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसमें जो भी चेंज आएगा, चाहे वो स्मॉल चेंज लो या लार्ज चेंज लो, वो सारा का सारा आपका क्या होने वाला है, जीरो। यानी आपका डेल्टा टी क्या होने वाला है, जीरो। और हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर कि आपका जो डी यू होता है, आपका जो, या फिर आप ऐसा बोलो डेल्टा यू, उसका फॉर्मूला होता है एन सी भी डेल्टा टी। याद करो बेटा जी, सी भी क्या था, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सोचो अगर डेल्टा टी ही क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इट मीन्स जब ये वाला पार्ट ही जीरो हो गया तो डेल्टा यू भी क्या होगा, जीरो। डेल्टा यू भी क्या होगा, जीरो। अच्छा, इसी के साथ साथ हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि डेल्टा एच क्या होता है बेटा जी, एन सी पी डेल्टा टी। डेल्टा एच क्या होता है, एन सी पी डेल्टा टी। जहां पर डेल्टा एच क्या है, चेंज इन इंथाल्पी। डेल्टा एच क्या है मेरा, चेंज इन इंथाल्पी। ये इंथाल्पी क्या होता था बेटा जी, जब हम लोग इंटरनल एनर्जी में प्रेशर और वॉल्यूम को क्या करते थे, ऐड करते थे, तो हम लोग इसी को क्या बोलते थे, इंथाल्पी। तो आप बताओ फिर से डेल्टा टी वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो। यानी डेल्टा एच क्या हो गया, जीरो। यानी आपने ये सीखा कि आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और इस प्रोसेस के होने के ड्यूरिंग डेल्टा यू और डेल्टा एच ऑलवेज क्या होता है, जीरो। डेल्टा यू और डेल्टा एच ऑलवेज क्या होता है, जीरो। अच्छा, एक बात हम लोग इसमें और करेंगे। आपको पता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ, है ना। यानी आपने ये सीखा कि जो बॉयल्स लॉ होता है ना, वो आपका वैलिड है, वो आपका वैलिड है किसके लिए भाई, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आज आपने ये सीखा कि बॉयल्स लॉ जो वैलिड होता है वो वैलिड किसके लिए होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और आपको पता है अगर हम लोग इसको फाइंड करें तो यहाँ से मेरा क्या आता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यानी आप ये तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपका प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल। जब आपका प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या पढ़ने वाले बेटा जी, आइसोक्रोरिक प्रोसेस। फिर से आइसो मीन्स क्या हो गया, सेम। तो हम लोग बात करेंगे एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम मेरा क्या हो, कांस्टेंट। जिसमें मेरा वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट। ऐसे प्रोसेस को भाई हम लोग क्या बोलते हैं,
आइसोकोरिक प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर हम लोग बात करें इसका डेल्टा V, तो यहाँ पर डेल्टा V क्या हो जाएगा? 0, या फिर dV का बात करें, ये क्या हो जाएगा? 0। अब इसका डेल्टा U और डेल्टा H का रिलेशन क्या होगा वो हम लोग फाइंड करने वाले हैं आफ्टर ग्राफ्स। लेकिन अभी हम लोग बस इसका ये वाला पार्ट को देखते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस उसको बोलते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट हो। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने के चलते क्या आएगा? चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा? 0, है ना। अच्छा, अब हम लोग जैसे ये बात किए तो हम लोगों के दिमाग में तुरंत क्लिक किया गै-लुसाक्स लॉ। गै-लुसाक्स लॉ क्या बोलता था बेटा जी? कि अगर वॉल्यूम क्या हो जाए? कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या हो जाए? कांस्टेंट। तो जो प्रेशर होता है ना वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आप लोग इसका फाइनल रिलेशन लाते होंगे P1/T1 इक्वल टू P2/T2। यानी आपने ये सीखा कि ये जो गै-लुसाक लॉ होता है वो वैलिड होता है किसके लिए? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। वो किसके लिए वैलिड होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। इस आइसोथर्मल प्रोसेस में हम एक और चीज हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये बेटा जी क्या बोलता है कि Pv इक्वल टू क्या होता है? nRT। अगर हम लोग 1 मोल का बात करें तो बताओ n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। यानी आपको क्या लगता है Pv इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT। और आइसोथर्मल प्रोसेस कह रहा है कि भाई टेम्परेचर भी क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी क्या है? कांस्टेंट है। यानी आप देखो, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो Pv आने वाला है वो क्या आने वाला है? कांस्टेंट। यही तो आपका बॉयल्स लॉ है। ये Pv इक्वल टू कांस्टेंट कब आता है? बॉयल्स लॉ में। Pv इक्वल टू कांस्टेंट कब आता है? बॉयल्स लॉ में। जो कि अभी हम लोग इसका रिलेशन फाइंड किए थे P1V1 इक्वल टू क्या? P2V2, क्योंकि P1V1 भी कांस्टेंट है और P2V2 भी क्या है? कांस्टेंट है। चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोबारिक प्रोसेस। क्या पढ़ने वाले हैं? आइसोबारिक प्रोसेस। तो भाई देखो, आइसो का मतलब फिर से क्या हुआ? सेम। और बारिक से क्या चमक रहा है? बार। बारिक से क्या चमक रहा है? बार। और बार क्या है? यूनिट ऑफ प्रेशर। बार क्या है? यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यानी नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या हो जाए? कांस्टेंट। जिसमें प्रेशर क्या हो जाए? कांस्टेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? आइसोबारिक प्रोसेस। मींस आपका जो डेल्टा पी है, जो आपका डेल्टा पी है वो आपका क्या होने वाला है? 0। या फिर जो डीपी है वो आपका क्या होने वाला है? 0। क्या ये छोटी सी बात आपको समझ में आई कि आइसोबारिक प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसमें आपका प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। चलिए, हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? अ प्रोसेस in which no heat change takes place। जहां पर किसी भी तरह का हीट चेंज नहीं होता है। जहां पर किसी भी तरह का हीट चेंज नहीं होता। याद करो, हमने लास्ट क्लास में भी एडियाबैटिक वॉल के बारे में पढ़ा था। जो हीट को पार ही नहीं होने देता, जो हीट को एक्सचेंज ही नहीं होने देता, ऐसे वॉल को क्या बोलते थे? एडियाबैटिक वॉल। तो अ प्रोसेस इन विच नो हीट चेंज टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको हम लोग भाई क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड
एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो हम क्या बात करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग दो बात याद करेंगे। याद करो हम लोग पढ़े थे कि जो वर्क डन होता है ये मेरा कैसा फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन। लेकिन हमने आपको स्टार करके बोला था कि जो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, क्या वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है बेटा जी, स्टेट फंक्शन। वो क्या होता है, स्टेट फंक्शन। आज हम लोग इसका रीजन जानने वाले हैं कि भाई आखिर इसका रीजन है क्या, आखिर इसका रीजन है क्या। तो देखो हम लोग अब इसका रीजन जानने वाले, क्या है आखिर रीजन। आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट था वो बेटा जी क्या था, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये वर्क प्लस कब होता है माइनस कब होता है ये हमने पढ़ा था, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, एक बार ऑन द सिस्टम एक बाय द सिस्टम। इसके लिए हमने लास्ट क्लास में ग्राफ भी देखा था। तो डेल्टा यू मीन्स क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आप बताओ अगर प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक। क्यों बोल रहे हैं एडियाबैटिक, क्योंकि जो Q है उस Q का वैल्यू क्या है, 0। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं नो हीट चेंज टेक्स प्लेस। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, नो हीट चेंज टेक्स प्लेस। तो बताओ बेटा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू 0 प्लस डब्ल्यू। यानी डेल्टा U क्या हो गया, W। डेल्टा U क्या हो गया, W। यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप जब वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हो, जब आप वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हो तो वास्तव में आप वर्क की बात ना करके इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हो। वास्तव में आप वर्क की बात ना करके इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हो। वो एक है ना डायलॉग कि हाथी का दांत दिखाने का कुछ और है और खाने का कुछ और है। मतलब आपको दिख रहा है कि आप वर्क की बात कर रहे हो लेकिन वास्तव में वो वर्क नहीं है, वो क्या है, इंटरनल एनर्जी। और बच्चे बच्चे को पता है कि इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। फिर हम एक एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में खास बात क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसको डिराइव भी करेंगे। हम लोग एक बार सारा ग्राफ डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सारा डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में पी भी गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट। मैंने आपको क्या बताया कि एडियाबैटिक प्रोसेस में पी भी गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट। ये गामा कौन सी बला है, तो ये गामा का मीन्स होता है Cp अपॉन Cv। गामा का मीन्स क्या होता है, Cp अपॉन Cv। अच्छा, याद है हमने कभी पढ़ा था कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R। हम ऐसा करते हैं कि हम इधर भी 1/Cv से डिवाइड कर देते हैं और इधर भी Cv से डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Cp/Cv माइनस Cv अपॉन Cv इक्वल टू क्या, R अपॉन Cv। पक्का। ये वाला क्या कहलाएगा, गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या, R अपॉन Cv। यानी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, Cv इक्वल टू क्या, R अपॉन गामा माइनस 1। ये Cp क्या था याद आप करो, ये कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर हीट कैपेसिटी था और Cv क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोलर हीट कैपेसिटी था। तो याद रखना है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में, किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में पी भी गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस में पी भी गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। चलिए चलिए अब हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले। ये चीज यहां पर होना है, इसको आइसोथर्मल। ओके चलिए, तो भाई हम लोग बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस।
आखिर आइसोबारिक प्रोसेस क्या था? तो आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेस था जहां पर प्रेशर आपका क्या है? कांस्टेंट। आपका जहां पर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो आप देखो वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे ये वॉल्यूम है, इस पॉइंट पे ये वॉल्यूम है, इस पॉइंट पे ये वॉल्यूम है, लेकिन इस पॉइंट पे प्रेशर तो अब भी यही है, इस पॉइंट पे भी प्रेशर तो यही है, और इस पॉइंट पे भी प्रेशर तो यही है। यानी आपका वॉल्यूम तो चेंज कर रहा है लेकिन प्रेशर चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आइसोबारिक का मतलब होता है कि जिस प्रोसेस में प्रेशर आपका क्या हो? कांस्टेंट। जिस प्रोसेस में आपका प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट। उसी तरह आप इस ग्राफ को देखो, आपका टेम्परेचर चेंज कर रहा है लेकिन प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट आ गया तो आप बोलोगे ये आइसोबारिक प्रोसेस का ग्राफ है। आप क्या बोलोगे? ये आइसोबारिक प्रोसेस का ग्राफ है। अब देखते हैं हम लोग इसके लिए। आपको पता है कि जब आइसोबारिक प्रोसेस है, जब प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, तो हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं चार्ल्स लॉ। क्या यूज करने वाले हैं? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता था कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो भी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी का। जो भी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी का। तो याद रखना है कि चार्ल्स लॉ जो वैलिड है, वो चार्ल्स लॉ वैलिड किसके लिए है? आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। तो आप देखो भी इंक्रीज कर रहा है, साथ ही साथ टी भी इंक्रीज कर रहा है। क्या? भी इंक्रीज कर रहा है, साथ ही साथ ये देखो ये क्या कर रहा है? भी इंक्रीज कर रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है? टी भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये प्रोसेस कब हो पाएगा? ऐसा तब हो पाएगा जब प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो। क्योंकि ये फॉलो कर रहा है किसको बेटा जी? चार्ल्स लॉ को। ये किसको फॉलो कर रहा है? और चार्ल्स लॉ ऑलवेज वैलिड होता है किसके लिए? आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। क्योंकि भी इंक्रीज कर रहा है, भी इंक्रीज कर रहा है, साथ ही साथ टी भी इंक्रीज कर रहा है। हर पॉइंट पे आप देखो, इस पॉइंट पे इसका ये भी, ये टी, इस पॉइंट पे आप देखोगे तो इसका भी का वैल्यू भी ज्यादा है, इसका टी का वैल्यू भी ज्यादा है। क्या ये छोटी सी बात आपको समझ में आई? अब हम लोग आते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं बेटा जी? जहां पर वॉल्यूम आपका क्या हो जाए? कांस्टेंट। जहां पर वॉल्यूम आपका क्या हो जाए? कांस्टेंट। तो देखो वॉल्यूम कांस्टेंट, देखो आप देखो इस पॉइंट पर P का वैल्यू अलग है, इस पॉइंट पे P का वैल्यू अलग है, इस पॉइंट पे P का वैल्यू अलग है, लेकिन वॉल्यूम सबका क्या है? सेम है। यानी P तो चेंज कर रहा है लेकिन V तो चेंज नहीं कर रहा। V तो सबके लिए क्या है? सेम है। तो जब V कांस्टेंट है तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस। यानी ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसके लिए है? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। अब हम लोग इस पर आते हैं। आप देखो बेटा जी टी चेंज कर रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस पे टी है, वाई एक्सिस पे भी है, तो टी तो चेंज कर रहा है लेकिन भी आपका चेंज नहीं कर रहा है। तो ये वाला भी ग्राफ किसके लिए है? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। अब हम लोग इस पर आते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि अगर भी कांस्टेंट हो तो पी अगर, तो आपको पता है भी पी के क्या होने वाला है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस लॉ को हम लोग क्या बोल रहे थे? बॉयल्स लॉ। इस लॉ को हम लोग क्या बोल रहे थे? बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ कब वैलिड होता है? जब वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट हो। मतलब हम लोग, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, 1 मिनट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो आइसोकोरिक प्रोसेस में तो P आपका T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। P आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? T का। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? गै-लुसाक लॉ। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? गै-लुसाक लॉ। अरे अभी हमने इसको किया था कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है? टेम्परेचर का। आप देखो इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तभी तो भाई प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ मेरा क्या? टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे देखो प्रेशर का अपना एक छोटा वैल्यू होगा, टेम्परेचर का छोटा वैल्यू, लेकिन जैसे जैसे हम अप की ओर जा रहे हैं प्रेशर का वैल्यू भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर का वैल्यू भी बढ़ रहा है। देखो मैं आपको ये देखो बेटा जी, एक पॉइंट यहां लेते हैं, एक पॉइंट यहां लेते हैं, फिर इसी तरह और भी ले सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पर क्या है? P1, यहाँ पर क्या है? P2, यहाँ पर क्या है? P3, यहाँ पर क्या है? T1, यहाँ पर क्या है? T2, यहाँ पे क्या है? T3, क्योंकि T इधर से बढ़ रहा है और P ऐसे बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पे पता है कि P1 से ज़्यादा वैल्यू होगा P2 का, क्योंकि आपको पता है वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
वाई एक्सिस पे जब अप की ओर जाते हैं तो वैल्यू बढ़ता है, यानी P1 से ज्यादा वैल्यू है P2 का और P2 से ज्यादा वैल्यू है P3 का। उसी तरह अगर आप एक्स एक्सिस पे देखो तो एक्स एक्सिस में जैसे जैसे इधर जाते हैं वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाता है, 3 5 7 10 ऐसे होते चला जाता है। यानी T1 ज्यादा है, T1 कम है किससे, T2 से, और T2 कम है किससे, T3 से। यानी जब P बढ़ रहा है तो T भी बढ़ रहा है, जब प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि यहां पर ये तभी हो पाएगा जब वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। और इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, गै-लुसाक लॉ। इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, गै-लुसाक लॉ। क्या ये छोटी सी बात आपको समझ में आई? अब हम लोग आते हैं इसकी ओर, इसका नाम क्या है, आइसोथर्मल। इस आइसोथर्मल में एक चीज हम लोग देखेंगे कि देखो, आपको बता दें, एक ग्राफ होता है जिसका नाम है हाइपरबोला। कौन सा बोला, हाइपरबोला। ये हाइपरबोला क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट को एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें और इसका जो आंसर आए वो आंसर कैसा आए, कांस्टेंट। इसका जो आंसर आए वो आंसर कैसा आए, कांस्टेंट। तो आप याद रखना कि इसका जो ग्राफ जाता है वो कुछ ऐसा जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्यों ऐसा जाता है, वैल्यू पुट कर करके देख सकते हो। अगर सपोज करो कुछ ऐसा आ जाए, जैसे मान लेते हैं कि y है और कुछ इस पर x का पावर 2 आ जाए या x का पावर 3 आ जाए, मतलब कुछ वैल्यू आ जाए, कुछ क्या आ जाए, वैल्यू आ जाए, तो इसका जो ग्राफ होता है, इसका भी ग्राफ ऐसा ही जाता है, हाइपरबोला। इसका भी ग्राफ कैसा जाता है, हाइपरबोला। क्या ये छोटी सी बात आपको समझ में आई? तो देखो यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो टर्म। एक हम लोग बात करेंगे आइसोथर्मल और एक हम लोग बात करेंगे एडियाबैटिक। तो आपको पता है आइसोथर्मल में क्या होता है भाई, Pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल बॉयल्स लॉ को बताता है। आइसोथर्मल क्या बताता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर मेरा घटेगा। अगर हम लोग इसके लिए Pv डायग्राम डिस्कस करते हैं, है ना, तो आप देखो ये तो y एक्सिस वाला पार्ट हो गया और ये तो x एक्सिस वाला पार्ट हो गया। मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर y वाला कंपोनेंट और x वाला कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करने पर, अगर y वाला कंपोनेंट और x वाला कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करने पर कैसा आंसर आता हो, कांस्टेंट आंसर आता हो, तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो कैसा जाएगा, कांस्टेंट। उसका जो ग्राफ जाएगा वो कैसा जाएगा, कांस्टेंट। चलिए अब इस पर आते हैं। याद है एडियाबैटिक में क्या होता था, Pv गामा इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पर गामा क्या है भाई, Cp अपॉन Cv। गामा क्या है, Cp अपॉन Cv। तो अगर हम लोग यहाँ पर भी Pv डायग्राम का बात करें ना, जहां पर ये x एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये y एक्सिस पे, तो इसका भी जो ग्राफ जाएगा वो भी कैसा जाएगा, हाइपरबोला। ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। ये दोनों ग्राफ कैसा कहलाएगा, हाइपरबोला। अब बात है कि दोनों में आखिर भाई डिफरेंस क्या है, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो डिफरेंस ये है कि अगर आप P और V का डायग्राम का बात करो और अगर इसी पॉइंट से अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो याद रखना है आपको कि ये वाला किसके लिए होने वाला है, एडियाबैटिक। क्यों एडियाबैटिक, क्योंकि एडियाबैटिक में क्या है, Pv गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर हम लोग इसका बात करें, ये हमारा किसके लिए होने वाला है, आइसोथर्मल। क्यों भाई आइसोथर्मल, क्योंकि इसमें Pv इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो ड्यू टू दिस गामा, ड्यू टू दिस गामा, इसका जो स्लोप है वो थोड़ा सा डाउन की ओर जाता है। इसका देखिए स्लोप नीचे गया है और इसका स्लोप कहां गया, ऊपर गया है। अगर हम लोग एक कंबाइंड ग्राफ की बात करें, एक कंबाइंड Pv ग्राफ की बात करें, है ना, तो देखो क्या है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। यहाँ पे हमने P लिया है, यहाँ पे हमने V लिया है।
तो देखो क्या है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस पे। देखो भाई, ये देखो, ये आपका वॉल्यूम तो चेंज कर रहा है, ये आपका वॉल्यूम तो चेंज, ये तो आप इधर देखो, आपका वॉल्यूम तो चेंज कर रहा है, लेकिन प्रेशर चेंज कर रहा है क्या? इस लाइन को देखो, इस लाइन पर प्रेशर चेंज कर रहा है क्या? यानी ये कैसा प्रोसेस हो गया भाई? आइसोबारिक। ये कैसा प्रोसेस हो गया? आइसोबारिक। चलिए, ये कैसा प्रोसेस हो गया? आइसोबारिक। चलिए हम लोग इस पर आते हैं। इस लाइन पर देखो, इस लाइन पर, ये जो स्ट्रेट है ना, वर्टिकल लाइन पर, आप देखो इस लाइन पर आपका वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा। देखो प्रेशर तो चेंज कर रहा है, जैसे जैसे आप अप जा रहे हो प्रेशर तो चेंज कर रहा है। यानी ये वाला जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। क्योंकि आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या होता है भाई? कांस्टेंट। आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट। और अभी हमने बात किया कि भाई ये मेरा क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल। ये मेरा क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल। और ये हमारा क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक। ये हमारा क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक। क्या ये छोटी सी बात आपको समझ में आई? चलिए हम लोग देखते हैं, अब इस पे आते हैं। तो हमको ये समझ में आ गया कि आइसोथर्मल ग्राफ का जो पीवी ग्राफ होने वाला है वो इस तरह से जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भाई पीवी इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। इसलिए इसका जो ग्राफ है वो कैसा जा रहा है? हाइपरबोला। इसका जो ग्राफ है वो कैसा जा रहा है? हाइपरबोला। हम लोग इस पर आते हैं। भाई देखो वॉल्यूम चेंज कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर देखो वो चेंज कर रहा है क्या? वो हर पॉइंट पे सेम है। यानी ये ग्राफ कैसा आएगा? आइसोथर्मल, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा। अगर हम लोग पीटी डायग्राम का बात करें फिर से, तो आप देखो प्रेशर तो चेंज कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तब तक हम लोग उसको नहीं बोलने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। जब तक कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तब तक कि हम लोग उसको नहीं बोलने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके अलावा आपका एक और प्रोसेस होता है जिसका नाम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसमें क्या है? इसमें पीवी का पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। इसमें पीवी का पावर n इक्वल टू क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, जहां पे n कोई भी एक इंटीजर है। आप याद रखना, एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक में खास बात क्या है? यहां पर भाई पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। यहां पर क्या है? पीवी गामा इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। और यहां पर भाई क्या है? पीवी का पावर n इक्वल टू क्या है भाई? कांस्टेंट है। ओके, अब हम लोग देखो यहां पर बात करते हैं, आखिर ये गामा क्या था? Cp/Cv। अगर हम लोग मोनो एटॉमिक गैस के लिए बात करें, ये हम आपको फाइंड भी करने सिखाएंगे कि ये वैल्यू कैसे आता है, लेकिन अभी आप न्यूमेरिकल बना के रख लो इसको, न्यूमेरिकल में ही हमारा काम आएगा। मोनो एटॉमिक गैस के लिए इसका जो वैल्यू आता गामा का वो आता 1.66। अगर हम लोग डाई एटॉमिक के लिए बात करें, डायटॉमिक मींस H2 का बात करें, O2 का बात करें, N2 का बात करें, मोनोएटॉमिक मतलब जो एक ही एटम हो, हीलियम, नियोन, तो इसके लिए भाई जो गामा का वैल्यू आने वाला है ना वो आएगा 1.40। और अगर हम लोग ट्राई एटॉमिक का बात करें, जैसे ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? O3। वो मेरा क्या है? ट्राई एटॉमिक। तो इसके लिए जो गामा का वैल्यू होता है वो होता है 1.2। तो आपने ये देखा कि जो गामा का वैल्यू है वो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 1। वो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 1। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में पीवी टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। चलिए अब हम लोग एक और प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है साइक्लिक प्रोसेस। जिसका नाम क्या है? साइक्लिक प्रोसेस। तो देखो साइक्लिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसका इनिशियल स्टेट
और फाइनल स्टेट दोनों सेम हो, जिसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों सेम हो, लेकिन इसका जो पाथ हो, जिस पाथ को ये फॉलो कर रहा हो, है ना, अपने इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को सेम करने के लिए, वो हमेशा एक लूप के फॉर्म में होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए बेटा जी? वो हमेशा एक लूप के फॉर्म में होना चाहिए। यानी आप इसका डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि द प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम, बट विथ द फॉर्मेशन ऑफ लूप, विथ द फॉर्मेशन ऑफ लूप। जैसे कि अगर हम लोग इसका बात करें, जैसे अगर हम लोग इसके लिए पीबी डायग्राम का बात करें, क्या ये लूप बना रहा है? क्या ये अगर ऐसे गया फिर ये ऐसे आ गया, तो क्या ये लूप बना रहा है? क्या ये लूप बना रहा है? क्या ये लूप नहीं बना रहा है। ये ऐसे गया, ये ऐसे आ जाए, ये लूप नहीं बना रहा है, तो हम लोग इसको साइक्लिक प्रोसेस डन नहीं करने वाले। लेकिन आप देखो, इसको देखो, इस पीबी डायग्राम को देखो, ये एक लूप बना रहा है ना, तो हम लोग इसको साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। ये भी एक लूप बना रहा है ना, तो हम लोग इसको भी क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये यहां से स्टार्ट हुआ, अगर ये इस पॉइंट से अगर ये स्टार्ट हुआ, तो देखो इसका इनिशियल पॉइंट अगर ये है, तो ये पूरे तरह से घूम कर जब आया तो इसका फाइनल पॉइंट भी वही है। यानी इसका जो इस इनिशियल स्टेट था वही इसका क्या है? फाइनल स्टेट है। जो इसका इनिशियल स्टेट है वही इसका क्या है? फाइनल स्टेट है। अब आपको पता है कि जो u है वो कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। जो h है वो भी कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। अगर हम लोग u की बात करें, डेल्टा u, तो डेल्टा u इक्वल टू क्या है? u2 माइनस u1, मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो जब ये दोनों सेम ही है, मींस जब ये दोनों सेम ही है, क्यों सेम है? क्योंकि दोनों का स्टेट सेम है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट भी सेम है। ये सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है, तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है? 0। यही कारण है कि डेल्टा u भी 0 होने वाला है और डेल्टा h भी 0 होने वाला है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें इनिशियल के लिए, अगर हम लोग बात करें इनिशियल के लिए, तो अगर आप उसका प्रेशर चेक करोगे P1 V1 T1, प्रेशर चेक करोगे P1, वॉल्यूम चेक करोगे V1 और टेम्परेचर चेक करोगे T1, या नंबर ऑफ मोल चेक करोगे N1, तो आप देखोगे जो फाइनल इंटरनल एनर्जी भी आएगा ना बेटा जी, उसके लिए भी ये सेम ही रहने वाला है। उसके लिए भी ये सेम ही रहने वाला है। ओके, जिसके चलते ये आपका क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो रिवर्स करे, जो नाम से ही पता चल रहा है, जो रिवर्स करे। रिवर्स करे मतलब जो दोनों ओर से हो, जो दोनों ओर से हो। मतलब एक ऐसा प्रोसेस, जैसे मान लेते हैं, एक मैं आपको अच्छे सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे सपोज करो कि रिएक्टेंट, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट कन्वर्ट किस में हो जाए? रिएक्टेंट में। तो ये जो प्रोसेस है ये दोनों डायरेक्शन से हो रहा है, ये जो प्रोसेस है वो दोनों डायरेक्शन से हो रहा है। तो ऐसा प्रोसेस जो दोनों डायरेक्शन से होता है, विच टेक्स प्लेस फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन, ऐसे प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोल रहे हैं? जैसे सपोज करो मैंने इसको ड्राइव किया ऐसे, फिर ये वापस आ गया, ओपोज किया ऐसे, फिर ड्राइव किया ऐसे, फिर ये ओपोज किया, तो जहां पर ये बार बार वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि ड्राइविंग फोर्स और ओपोजिंग फोर्स लगभग सिमिलर है, और अगर सेम नहीं भी है तो इनमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है, जिसके चलते ये उसको क्या कर रहा है? ओपोज कर रहा है। तो एक ऐसा प्रोसेस जो आपका दोनों डायरेक्शन से होता है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें जो ड्राइविंग फोर्स का जो वैल्यू है और ओपोजिंग फोर्स का जो वैल्यू है वो लगभग क्या होता है? सेम होता है। इसलिए हम लोग इसको क्या टेक करते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको हम लोग क्या टेक करते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें खास बात यही है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ड्राइविंग फोर्स और ओपोजिंग फोर्स लगभग सिमिलर होगा या लगभग सेम होगा, तो वो एक दूसरे, वो दोनों डायरेक्शन से ऑपरेट होगा, और ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे देखो, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि हमारे पास एक क्या है? कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स है। तो गैस मॉलिक्यूल्स का अपना भी क्या है? इंटरनल एनर्जी है। गैस मॉलिक्यूल्स का अपना भी क्या है? इंटरनल एनर्जी है। बाहर से इस पे क्या लग रहा है? एक एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। हालांकि ये पिस्टन के चलते क्या लग रहा है? एक एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। अगर कुछ भी नहीं रहता तो ऊपर से क्या रहता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, जो 1 atm, जिसको हम लोग टेक करते हैं। तो सपोज करो कि ये जो इंटरनल प्रेशर का वैल्यू और एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू सेम हो जाए, तो क्या होगा? ये पिस्टन, ये गैस मॉलिक्यूल्स इसको पुश करेंगे ताकि ये कहां जाए? ऊपर जाए। जब ये ऊपर गया, फिर एक्सटर्नल प्रेशर इसको क्या करेगा? फिर वो ऊपर से पुश करेगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर से पुश किया, ये
तो ये प्रोसेस दोनों डायरेक्शन से क्या होते रहने वाला है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप यहां पे देखोगे कि जो P एक्सटर्नल है वो लगभग लगभग सिमिलर होता है P इंटरनल का। अगर इसमें आप चेंज भी देखोगे तो एक बहुत छोटा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा, वो बहुत छोटा होगा, बहुत माइन्यूट चेंज होगा, बहुत छोटा सा वैल्यू का आपको डिफरेंस दिखेगा। अदरवाइज ये दोनों का वैल्यू लगभग लगभग क्या होता है, सेम होता है, आप ऐसा कह सकते हो। तो एक ऐसा प्रोसेस जो दोनों डायरेक्शन से होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। इसके लिए खास बात क्या है कि ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, यानी ये एक रियल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक एज्यूम किया हुआ कॉन्सेप्ट है। ये अगर हमेशा हो ही रहा है तो आपको पता चलना चाहिए कि ये इन्फिनाइट टाइम लेने वाला है, क्या होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए। सोचो ये बार बार डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, अगर वर्क किस पे डिपेंड करता है, वर्क कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन। वर्क कैसा फंक्शन है बेटा जी, हमने पढ़ा था कि वर्क डन क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। लेकिन वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन, क्योंकि वो वास्तव में वर्क नहीं, हम लोग इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जब ये पाथ फंक्शन और ये रिवर्सिबल प्रोसेस जब बार बार हो रहा है, इधर से भी इधर से भी, तो ये पाथ पे डिपेंड करा। जब ये बहुत सारा पाथ ट्रेवल कर रहा है तो इसमें जो वर्क डन होने वाला है वो अटेन किसका वैल्यू करेगा, मैक्सिमम। वो वर्क डन हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये मैक्स टू मैक्स कितना वैल्यू को अटेन कर सकता है, इन्फिनिटी। ये मैक्स टू मैक्स कितना वैल्यू को अटेन कर सकता है, इन्फिनिटी। अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो नाम से पता चल रहा है कि जो एक ही डायरेक्शन से हो, मतलब ये ओपोज नहीं कर पाए। क्यों ओपोज नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें एक लार्ज डिफरेंस देखने को मिलता हो किनके किनके बीच में, ड्राइविंग फोर्स और ओपोजिंग फोर्स के बीच में, जिसके चलते एक बार अगर आप इसको ऑपरेट कर दीजिएगा एक डायरेक्शन में तो ये उसको ओपोज नहीं कर पा रहा है। तो एक ऐसा प्रोसेस है ना जो आपका सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो आपका एक ही डायरेक्शन में होता है, क्योंकि यहां पर लार्ज डिफरेंस देखने को मिलता है ड्राइविंग फोर्स और ओपोजिंग फोर्स के बराबर। अगर हम लोग पीछे वाला डायग्राम का बात करें, अगर हम लोग इस डायग्राम का बात करें तो पहले क्या था, P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर था, किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए। लेकिन अब क्या होगा, या तो P एक्सटर्नल ज्यादा हो जाए किससे, P इंटरनल से, या फिर P इंटरनल ज्यादा हो जाए किससे, P एक्सटर्नल से। तो अब इनके बीच में क्या आएगा, एक डिफरेंस आ जाएगा, एक लार्ज डिफरेंस आ जाएगा, जिसके चलते ये जो प्रोसेस होगा ये कैसा प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये बेटा जी कैसा प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां पर आपको मैंने यही बताया कि यहां पे या तो एक्सटर्नल ज्यादा हो जाए, अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो वो गैस मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, नीचे की ओर दबाएंगे, यानी ये क्या देखने को मिलेगा आपको, कंप्रेशन। अगर इंटरनल प्रेशर ज्यादा है तो वो अपने आप को क्या करेंगे, वो ड्राइव करेंगे नीचे से ऊपर की ओर, यानी गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। अच्छा, आपको बता दें ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि ये कभी भी दोनों डायरेक्शन में नहीं होता, ये एक ही डायरेक्शन में होता है। तो ये एक एप्रिसिएबल स्पीड से आपका टेक्स प्लेस होता है और ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाने वाला है। इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो वर्क डन होने वाला है ना वो हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस से कम होने वाला है, क्योंकि वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस का चांसेस होता है कि वो इन्फिनिटी तक को भी टच कर पाए, क्योंकि वो एक पाथ फंक्शन है और उसमें बहुत सारा पाथ ट्रैवल होते रहता है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस नेवर बी कंप्लीटेड। और ये रिवर्सिबल की तरह हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक रियल कॉन्सेप्ट है। ये क्या है बेटा जी, एक रियल कॉन्सेप्ट है। तो अब हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अब हम लोगों को पढ़ना है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का जो ग्राफ होगा, हम लोग अब उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा शायरी, तो देखो बेटा जी, वो कहते हैं मुझसे कि अगर 2-4 दिन ना मिलो तो क्या भूल जाओगे हमें। वो कहते हैं हमसे कि अगर 2-4 दिन ना मिलो तो क्या भूल जाओगे हमें। अब कैसे मैं उनको समझाऊं कि उनका चेहरा मेरी मोहब्बत है, थर्मोडायनेमिक्स का ग्राफ नहीं। थैंक यू।